हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको पीडीएफ्स एंड क्विजेज़ एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके जो पिछले वाला लेक्चर था, इससे पहले हमने मार्केटिंग के कंसेप्ट को स्टडी किया था, दैट इज़ दिस वन। बेसिकली जो मार्केटिंग है वो आया कैसे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। सो मार्केटिंग का मीनिंग इसमें हमने क्लियर किया था। उसके अलावा जो इसके कंसेप्ट है दैट इज़ प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेलिंग कंसेप्ट आया, देन मार्केटिंग कंसेप्ट आया, देन अभी सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट आया। सो ये बेसिकली हमने पांचों कंसेप्ट्स को लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था एंड इस वीडियो में भी हम बेसिक पोर्शन ही कवर करेंगे। ये ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे वाला कर सकोगे, राइट। उसके अलावा जो है, अगर आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो। सबके लिए ही यूज़फुल रहेगी, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉमर्स के अंदर। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस बताऊंगी मार्केटिंग की। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर क्या होता है? नेचर में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं मार्केटिंग के किसी भी चीज़ के, मतलब नेचर में, नेचर का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है इनका मीनिंग। सो बेसिकली मार्केटिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। सो जैसा कि आप सब जानते हो कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब ये ह्यूमन एफर्ट्स के अराउंड ही घूमती रहती है। इसमें ह्यूमन नीड्स को, यानी कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा। मतलब कहने का जो मार्केटिंग टीम है वो एफर्ट्स करती है किसको सेटिस्फाई करने के लिए? कंज्यूमर्स को। दोनों ही क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। सो बेसिकली ये क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी है जो एक पर्सन के द्वारा ही की जाती है, पर्सन को ही सेटिस्फाई करने के लिए। आगे हम चलते हैं। इसका जो सेकंड फीचर है वो है मार्केटिंग का, दैट इज मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मतलब मार्केटिंग के अंदर आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करोगे ना, वो आपके कंज्यूमर के अराउंड ही घूमती रहेगी। बेसिकली स्टार्टिंग से लेके, मतलब रिसर्च से लेके, आप मार्केटिंग के अंदर आप रिसर्च करते हैं कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया एंड उसके बाद जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो ना, मतलब जो एंड पॉइंट होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, वहाँ से मतलब वहाँ तक जितने भी बीच में स्टेप्स आते हैं ना, वो सारे के सारे किसको ध्यान में रख के किए जाते हैं एंड किसके लिए किए जाते हैं? बेसिकली कस्टमर के लिए किए जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर के लिए किए जाते हैं। सो बेसिकली फर्म उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसेस सेट करती है। जो आपका कस्टमर है उनके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ करेगी एंड उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती है मार्केटिंग की। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग है वो क्या होती है, वो एक कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। आगे हम चलते हैं थर्ड फीचर पे, दैट इज़ मार्केटिंग जो है वो एक आर्ट भी है और वो साइंस भी है। और वो कैसे है? आर्ट ऐसे है कि मार्केटिंग के अंदर हमें क्या होता है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, राइट। अभी ऐसे सोखा काम तो है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी तो है नहीं कि मतलब कस्टमर के बारे में सर्च करना, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, उनको सही टाइम पे अवेलेबल करवाना, सही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, सही प्राइसेस पे अवेलेबल करवाना, सही प्लेस पे अवेलेबल करवाना। इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए प्रॉपर एक क्रिएटिविटी चाहिए, एक सेटिस्फाई करना उनको इजी काम नहीं होता। सो बेसिकली एक आर्ट है जिसमें क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाता है, इनोवेशंस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर ये एक साइंस भी है। साइंस कैसे है? बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे, आप एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हो। हालांकि कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है प्रिंसिपल्स इसके कि हाँ भी हमें यही फॉलो करने ही करने हैं। स्टिल एक ऐसा होता है कि गाइडलाइंस होती है जिसको हम फॉलो करके चलते हैं मार्केटिंग जब करते हैं। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के हमने कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कर दी है, ऐसा नहीं होता है इसमें। सो बेसिकली एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप बिना रिसर्च किए, बिना जाने, बिना सोचे समझे आपने कुछ भी प्रोडक्ट उठा के बना दिया और वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रॉपर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे, स्टेप बाय स्टेप पर चलोगे एंड प्रॉपर सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलोगे। दैट्स वाई इसको साइंस भी बोला जाता है।
उसके बाद हम चलते हैं कि जो मार्केटिंग है ना उसके अंदर यूटिलिटीज़ की क्रिएशन की जाती है। यूटिलिटीज़ की क्रिएशन कैसे की जाती है? अब मार्केटिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं आपको वो स्कोप में भी बताऊंगी। एंड अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी एम.कॉम बी.कॉम में सब में पढ़ी भी होगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, मार्केटिंग के अंदर। सो बेसिकली इसमें क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन उन एक्टिविटीज़ के थ्रू ना कुछ यूटिलिटीज़ का क्रिएशन होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले तो होता है दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है बेसिकली कि कैसे एक कंपनी जो है वो ऑफ़र कर रही है प्रोडक्ट अपने कस्टमर को, प्लस कैसे उन तक पहुंचा रही है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग की हेल्प से ये कोशिश की जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया जाए, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से कस्टमर तक पहुंचाया जाए एंड बढ़िया तरीके से उन्हें मतलब ऑफर किया जाए। सो इन दिस वे फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है मार्केटर। फाइन। उसके अलावा जो है इसमें प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है बेसिकली कि ना अवेलेबल करवाना प्रोडक्ट उनकी लोकेशन पे, मतलब कहने का इन अ लोकेशन दैट इज़ ईजियर फॉर द कस्टमर्स। ऐसी लोकेशन पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना जहाँ पे कस्टमर ईजिली पहुँच सके। अगर आप अभी बिल्कुल ही शहर के ना बारो बार मतलब बिल्कुल आउटर एरिया पे अगर आप कोई शॉप खोल के बैठे, रिटेल आउटलेट खोल के बैठ गए, क्या आपका वो चलेगा? मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहेंगे उसके। क्यों? क्योंकि अब जो मार्केट का कस्टमर होता है, जो शहर के अंदर के जो लोग रहते हैं, वो क्या आउटर एरिया में जाएंगे, इतना मतलब दूर चल के जाएंगे सामान लेने, जो रूटीन का सामान होता है? नहीं ना। सो बेसिकली कस्टमर को ऐसी जगह पे प्रोवाइड करवाओ प्रोडक्ट जहाँ पे उसके लिए अवेलेबल हो। सो इन दिस वे मार्केटर ट्राई करता है प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करने की मार्केटिंग के थ्रू। उसके अलावा जो है टाइम यूटिलिटी को भी क्रिएट किया जाता है। टाइम यूटिलिटी को कैसे क्रिएट किया जाता है कि कंपनी ये इंश्योर करती है विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज हम इसमें पढ़ते हैं ना मार्केटिंग में कि स्टोरेज करके रखना वेयर हाउस में, गोडाउंस में, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, स्टोरेज इसीलिए की जाती है ताकि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़े ना प्रोडक्ट की, तभी उन तक अवेलेबल करवा दिया जाए, उनके पास कभी भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की। सो बेसिकली मार्केटिंग के थ्रू ये भी किया जाता है कि स्टोर करके रखो, जब भी कस्टमर आए उनको निराश करके मत भेजो, उनको हाथों हाथ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दो। उसके बाद हम चलते हैं पोजेशन यूटिलिटी पे। अब पोजेशन यूटिलिटी में क्या होता है बेसिकली, ये कैसे क्रिएट होती है? जब कस्टमर के पास ओनरशिप चली जाएगी। सो इन दिस वे जो है मार्केटर ट्राई करता है एट द एंड क्या करना होता है मार्केटर ने, सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो किस लिए करता है? सेल करने के लिए तो करता है ना अपना प्रोडक्ट, है राइट। सो बेसिकली वो अपना प्रोडक्ट सेल कर देगा कस्टमर को, उन तक ओनरशिप चली जाएगी, सक्सेसफुली चली जाएगी। सो इन दिस वे पोजेशन यूटिलिटी को क्रिएट करता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यूटिलिटीज़ वाला पूरा कंसेप्ट। सो इसमें हमने पढ़ा कि जो मार्केटिंग है वो क्रिएशन करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ की। आगे हम चलते हैं। मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के लिए एक गाइडिंग एलिमेंट बनता है। अब कैसे बनता है? लाइक अदर डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। मतलब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका कस्टमर क्या चाहता है तो आप कैसे प्रोडक्शन करोगे? सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उस पर डिपेंड हो गया, राइट। उसके अलावा जो है आपको कितना फाइनेंस चाहिए, आपको कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना है, वो आपको कैलकुलेट करोगे, सब कुछ करोगे, तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताओगे कि हाँ इतना इतना खर्चा हुआ है हमारा, इतना हमें और करना है। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट की जो हमारी डिमांड कितनी है ये पता करोगे, कितनी डिमांड है, कितनी और क्रिएट करनी है, सो एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ऑल जो डिसीजंस होते हैं ना बिजनेस में वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो मार्केटिंग एज अ गाइडिंग एलिमेंट बनता है बिजनेस के लिए, ठीक है। आपको ये पता लगता है मार्केटिंग की हेल्प से कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, तभी आप डिसीजन मेकिंग करोगे, तभी आपका बिजनेस आगे चलेगा, राइट। उसके अलावा जो है मार्केटिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग बस हो गया करके रख दी, बस नक्की हुआ काम, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में, मतलब वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, कॉन्टीन्यूस है, चलती रहती है। उसके अलावा जो डायनेमिक है, अब जैसे लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की वजह से, जब हुआ था लॉकडाउन वगैरह सब लगा था, उस टाइम पे अगर आप बैनर्स वगैरह लगा दो बड़े बड़े, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप सड़कों पे बैनर्स लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट के, हाँ भी ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा न्यू आया प्रोडक्ट में, क्या आपका वो प्रोडक्ट चलेगा उस टाइम पे? जो क्योंकि जो आपने टेक्निक यूज़ किया ना मार्केटिंग के, जो आपने मीडियम यूज़ किया बेसिकली मार्केटिंग करने के लिए, वो गलत यूज़ किया है, गलत सिचुएशन में यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन में जब कोई बंदा
कोई पर्सन जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, तो क्या वो आपका सड़कों पे बैनर कैसे देखेगा, है ना। सो बेसिकली उस टाइम पे आपका जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया ना। सो यही मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो आपकी मार्केटिंग है, जो आपकी मार्केटिंग के टेक्निक्स है, एक्टिविटीज़ है, स्ट्रेटजीज़ है, वो भी आपको चेंज करनी पड़ती है। फाइन, आगे हम चलते हैं। कॉन्टीन्यूस है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। सो ये थे बेसिकली कुछ फीचर्स जो मार्केटिंग के हम पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आज की वीडियो के अंदर, दैट इज़ स्कोप ऑफ मार्केटिंग। सो बेसिकली ये तो हमने पढ़ा मार्केटिंग के फीचर, मीनिंग एंड इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की पूरी कंप्लीट रिवीजन प्लस अदर कॉमर्स यूनिट्स की कंप्लीट रिवीजन, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन करनी है तो उसका भी मैं आपको एक अलग से लिंक दूंगी, वो भी आप वो वीडियो आपको डायरेक्ट हो जाएगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं फुल रिवीजन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कॉमर्स के अदर यूनिट्स की। चलिए अब करते हैं स्कोप पे आते हैं। सो बेसिकली मार्केटिंग के स्कोप या किसी भी हम चीज़ का जब स्कोप पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि जितने भी उसके अंदर हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स का भी स्कोप पढ़ रहे हो, आप जितने भी उसके अंदर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, फलाना धमकाना, मतलब जो भी आप पढ़ोगे बेसिकली रेवेन्यू वगैरह, जितने आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वो सारे के सारे उसके स्कोप के अंदर आ जाएंगे, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज़ के स्कोप का मतलब ही ये होता है कि इसके अंदर क्या कुछ कवर किया जाता है। मार्केटिंग के अंदर जितने भी इसके चैप्टर्स होंगे, जितने भी इसके टॉपिक्स होंगे, जितने भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी कवर की जाती है, राइट। सो वही चीज़ इसका स्कोप बन जाएगी। फाइन, सो ये होता है स्कोप का बेसिक मीनिंग। सो आप किसी भी चीज़ का पढ़ते हो तो मीनिंग सेम ही रहेगा स्कोप का। मार्केटिंग के स्कोप में क्या आएगा, सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, आप कस्टमर के बारे में जानोगे, है ना। मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, ये आप जो मतलब ये नोट्स इसका वो आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। जो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है मार्केटिंग, दैट इज़ रिसर्च से, राइट। अगर आप रिसर्च ही नहीं करोगे तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली आप स्टार्टिंग होगी, दैट इज़ आप जानोगे, एनालाइज करोगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कस्टमर के पास जाके कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपकी क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेज, आप क्या प्राइसेस चाहते हो, किस प्राइस में वो प्रोडक्ट चाहते हो, किस प्लेस पे जाते हो, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा और इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे कस्टमर से। सो बेसिकली सबसे पहले आप रिसर्च करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है ना, उसी के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करोगे कि हाँ अभी हमें ये पता लग गया कि हमारा टारगेट जो कस्टमर है वो चाहता क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, किस प्राइस पे चाहता है। तो अभी आप ऐसे प्लानिंग करोगे कि हम भी वैसा ही प्रोडक्ट बना के ही दिखाएंगे, मतलब हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जिस प्राइस पे कस्टमर चाहता है। फॉर एग्जांपल वो 100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट चाहता है, तो आप ऐसा ट्राई करोगे कि उस जो कॉस्ट है आपकी वो 80, 85, 90 कुछ इस तरीके से आए, मतलब जो कॉस्ट है वो उससे कम रखने की आप कोशिश करोगे। सो बेसिकली कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, कैसा साइज़, कलर एटसेट्रा, शेप, एवरीथिंग आप जब आप रिसर्च करोगे उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे प्रोडक्ट के हर एक फीचर, हर एक चीज़ के बारे में आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करोगे कि कैसा कैसा हमारा प्रोडक्ट होगा। फाइन, उसके अलावा जो है उसके बाद क्या आता है, अभी आपने प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद आप जो एक्टिविटी करते हो मार्केटिंग के अंदर वो ये करते हो कि आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, राइट। अभी आपने प्रोडक्ट बनाना है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, एज अ मैन्युफैक्चरर, सो आप क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, राइट। सो आप रॉ मटेरियल परचेज करो, दैट इज़ कॉल्ड बाइंग, है ना। सो बेसिकली आपको फिनिश्ड गुड्स मतलब जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। और अगर आप रिटेलर हो या फिर अगर आप होलसेलर हो, इन दैट केस आप बना बनाया प्रोडक्ट यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स है वो परचेज करोगे कस्टमर को सेल करने के लिए, सिंपल। उसके बाद जो है इसमें असेंबलिंग आ जाएगी। असेंबलिंग में क्या होता है, बेसिकली असेंबलिंग में ये चीज़ होती है कि असेंबल करना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तभी आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तो आप रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स परचेज करोगे, तो उसको इकट्ठा करोगे, उसको एक मतलब अपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग। सो बेसिकली अगर मान लो अगर आप गाड़ी बना रहे हो तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हो गए, सब कुछ जो भी इंजन सब कुछ होता है वो सब कुछ अगर आप परचेज करोगे, फिर उसको प्रॉपर तरीके से मतलब उसको
असेंबल करोगे उसके बाद आपका फिनिश्ड गुड्स बनेगा, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड असेंबलिंग। आप असेंबलिंग करोगे। उसके अलावा जो है अगर आप रिटेलर हो या फिर अगर आप होल सेलर हो, वहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है असेंबलिंग का। वो क्या होता है, दैट इज़ कि अगर आप रिटेलर हो या होलसेलर हो तो ऑब्वियसली सी बात है, आप रॉ मटेरियल तो खरीदोगे नहीं, स्पेयर पार्ट्स तो खरीदोगे नहीं, आप तो बना बनाया प्रोडक्ट खरीद रहे हो। इन दैट केस जो असेंबलिंग का मीनिंग हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप खरीदोगे, उसके बाद उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे, मतलब उसको प्रॉपर अपने गोडाउन में कहीं पे भी आप उसको प्रॉपर स्टोर करके रखोगे, उसको मेंटेन करके रखोगे, उसको असेंबल करके रखोगे, उसको सजा के रखोगे, सब कुछ, मतलब ताकि अपनी जो मतलब आपका जो रिटेल आउटलेट है, आपकी जो शॉप है, वहाँ पे अच्छे से आप सजा के रखोगे, उसको असेंबल करके रखोगे ताकि कस्टमर आपके पास आए तो आप इजीली उसको दे सको। सो बेसिकली ये होता है असेंबलिंग। सबसे पहले आपने खरीदा, फिर उसको असेंबल किया। खरीदने के लिए बेसिकली आप नए नए सप्लायर ढूंढोगे एंड उनको ऑर्डर वगैरह प्लेस कर दोगे। आगे हम चलते हैं, मार्केटिंग के अंदर क्या एक्टिविटी आती है, दैट इज़ सेलिंग। सो बेसिकली सेलिंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब सेलिंग इसका एक पार्ट होता है मार्केटिंग का, राइट। सो इसमें ये क्या होता है, मतलब सेलिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बेचना आ जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज़ सेलिंग। और मार्केटिंग के अंदर देखो अब आपने कितनी सारी एक्टिविटीज़ और पढ़ी हैं, है ना। सो बेसिकली सेलिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, या ये कह लो कि सेलिंग बहुत छोटा होता है, नैरो होता है स्कोप में मार्केटिंग से। सो बेसिकली सेलिंग में क्या होगा कि अभी जितना भी आपने ख़रीदा है, मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदा है, तो उसको आपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, या फिर अगर आपने फिनिश्ड गुड्स ख़रीदा है तो सिंपली उसको सेल करना कस्टमर्स तक इज़ कॉल्ड सेलिंग, फाइन। सो उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। जो मार्केटिंग के अंदर अनदर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बेसिकली एक फिजिकल मीन्स होता है जिसके थ्रू गुड्स को कैरी किया जाता है। अभी प्रोडक्शन कहीं और होती है, जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, राइट। सो बेसिकली प्रोडक्शन कहीं और हो रही है एंड कंजप्शन, जो कस्टमर्स होते हैं वो तो बहुत फैले हुए होते हैं, है ना। मतलब वो जो कस्टमर्स होते हैं वो तो जगह जगह पे लोकेटेड होते हैं, राइट। सो बेसिकली उन तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ठीक है। या फिर अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो होल सेलर तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएगा, या फिर वो रिटेलर्स तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएगा। ऐसे तो नहीं है ना खुद लेके जाएगा हाथ में, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना वो चल के जाएगा और खुद लेके जाएगा। सो बेसिकली जिस मीन्स के थ्रू वो लेके जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ अ वन ऑफ एक्टिविटी जो मार्केटिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हमें सब कुछ ध्यान में रख के ही ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है कि लाइक वो सेफ़ भी होना चाहिए, जिसमें अपना प्रोडक्ट जो है वो टूटे फूटे नहीं। कई बार भारी प्रोडक्ट है या कांच का है तो वो टूटे नहीं प्रोडक्ट। उसके अलावा जो है ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो टाइमली पहुंच जाए, मतलब ऐसा मीन्स होना चाहिए जो टाइमली पहुंच जाए। अगर आपका प्रोडक्ट मतलब जो आपने पहुंचाना है वो इंडिया के दूसरे कोने में पहुंचाना है और आप जो है वो दूसरे कोने में बैठे हो, सो इन दैट केस अगर आप बाय रोड अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम बहुत लग जाएगा ना उसको डिलीवर होने में, राइट। सो बेसिकली ऐसा मीन्स जो है वो चूज़ करो, सिलेक्ट करो, जिससे प्रोडक्ट जो है वो आपका सेफली भी पहुँच जाए, टाइमली भी पहुंच जाए, प्लस आपकी जो कॉस्ट है ना, जो आपका वो बजट में रहे, मतलब जो आपका जो मतलब कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना आ जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उसके अलावा जो है मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी आती है, दैट इज़ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अभी ऑब्वियसली सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ऑर्डर आया देन आप खरीदोगे। स्पेशली अभी कस्टमर आपके सामने खड़ा है एंड आप फ़ोन कर रहे हो कि हाँ भी भैया माल भेजना, हम बस तो माल ही नहीं है, कस्टमर इतने में तो कहीं और से ले लेगा, है ना। सो ऐसा नहीं होता। हम बेसिकली कोई भी शॉपकीपर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, सो वो एक्स्ट्रा ही रखते हैं अपने पास बना के या ख़रीद के। जो भी उनका जो स्टॉक होता है वो रखना ज़रूरी होता है ताकि जब भी कस्टमर डिमांड करे वो उन्हें प्रोवाइड करवा सकें। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड स्टोरेज। स्टोर किया जाता है प्रोडक्ट, और जहाँ पे स्टोर किया जाता है ना, जिस प्लेस पे स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है। सो जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस इट इज़ अ टाइप ऑफ गोडाउन, जहाँ पे जो स्टॉक होगा गुड्स का वो क्या किया जाएगा, वो स्टोर करके रखा जाएगा, स्टॉक करके रखा जाएगा ताकि कस्टमर जब भी मांगेगा तभी उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड वेयर हाउसिंग क्या होती है, वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुड्स जो है वो गोडाउन में स्टोर किए जाते हैं। सो बेसिकली जहाँ पे ING लग जाता है ना, ING लग गया, सो इट मीन्स वो एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक अनदर एक्टिविटी है। बाकी जो वेयर हाउस है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको जब डिटेल मतलब करवाऊँगी ना, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग करवाऊँगी, सो उसमें मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद हम चलते हैं
जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आती है इसके स्कोप के अंदर, मार्केटिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स सेट करना। लाइक आप शॉप पे गए हो, है ना, सो उसमें आप क्या कहोगे, मतलब कई सारे आपके पास पैकिंग्स होती हैं, कई सारे आपके पास क्वालिटीज़ होती हैं। सो आपको होता है ना कि हाँ भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज, प्रोडक्ट सेम होता है बट उसी के अंदर आपको ना 2-3 वेराइटीज़ मिलती हैं। कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी के होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के होते हैं, या फिर वो साइजेस के अकॉर्डिंग पैकेजिंग बनाई होती है। लाइक 10 kg की पैकेजिंग होगी, 5 kg की पैकिंग होगी, या 1 kg की होगी, ऐसे भी होता है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि क्वालिटी से माल बिके। मतलब एक पता लग जाए कि हाँ ये इस क्वालिटी का माल है, ये हाई क्वालिटी का है, ये मीडियम का है, ये लो का है, वो चीज़ कस्टमर को क्लियर हो जाए। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के मतलब होते हैं। ये माना जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होंगे वो अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो स्टैंडर्डाइज हैं, तो उनका जो प्राइसेस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे देखे होंगे AG मार्क होते हैं ना, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज़ की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स ही यूज़ किए जाएँ, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जिनसे ये पता लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी का, मतलब इस क्वालिटी का है। बेसिकली लाइक AG मार्क हो गया, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेडिंग, जो अनदर एक्टिविटी होती है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही उसी का पार्ट होती है बेसिकली ये। इसमें क्या होता है, जो भी हमने अब स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि हाँ हम एक कंपनी है वो 2 स्टैंडर्ड्स में प्रोडक्ट बनाएगी, एक हाई होगा एक लो होगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है, बेसिकली जो भी हमने क्वालिटी मतलब सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो सेम स्टैंडर्ड्स को एक साइड रखा जाता है, देन अदर सेम स्टैंडर्ड्स को एक साइड रखा जाता है। बेसिकली जो कॉमन होते हैं ना उनके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग। एंड उनको सेपरेट प्रोडक्ट्स को सेपरेट ग्रेडिंग्स दी जाती है। मतलब पूरे के पूरे जितने भी आपके क्लास प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना, एंड उनके कुछ सिमिलर क्वालिटी के बेसिस पे, सिमिलर साइज़ के बेसिस पे। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग। एंड जो ग्रेडिंग है वो स्टार्ट होती है जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ख़त्म होगी। ऐसा ही तो मैंने बोला कि लाइक स्टैंडर्डाइजेशन ख़त्म हुई आपकी, एंड आपने सेट किए स्टैंडर्ड्स, उसके बाद जो है सम कॉमन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जो अनदर एक्टिविटी की जाती है। उसके बाद इसके स्कोप में आ जाता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ये भी मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ब्रांड होता है ना इससे एक तो गुडविल बढ़ती है। अब कोई भी प्रोडक्ट है, आप भी एज अ कस्टमर जाते हो तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके एक माइंड में बनी होती है ना इमेज, हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ये ऐसी क्वालिटी का होगा, ये अच्छी क्वालिटी का होगा, राइट। सो उससे आप अट्रैक्ट होते हो, है ना। सो एज अ कस्टमर जो है ये मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर ये माना जाता है उसके माइंड में कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा, सो हम ब्रांड रखते हैं, ठीक है। सो जब हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर जो है वो एक ब्रांड नेम देता है, सो उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल रहती है मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि इसी से कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो है वो, ब्रांड जो है वो एक नेम भी हो सकता है, टर्म भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लाइक एडिडास हो गया। सो ऐसा कुछ भी मतलब हम ब्रांड नेम रख सकते हैं किसी का भी। एंड ऑफ कोर्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे उनका प्राइसेस भी ज़्यादा ही होता है, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट, फाइन। उसके अलावा जो है पैकेजिंग आ जाती है मार्केटिंग के अंदर। पैकेजिंग में बेसिकली क्या होता है, पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा मतलब ना अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है, प्लस सेफ्टी के लिए। 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट ये करती है पैकेजिंग। अगर मान लो प्रोडक्ट कितना भी, कई बार तो ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है बट स्टिल उसकी पैकेजिंग बेकार होती है ना, तो कस्टमर वहीं देख के उसको रिजेक्ट कर देता है। उसको ये नहीं देखता कि उसके अंदर प्रोडक्ट है वो अच्छा है, वो यूज़फुल है, बट उसको ये होता है कि क्या ख़राब सी पैकिंग है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, या सेफ़ नहीं है बेसिकली पैकेजिंग। तो इन दैट केस भी वो बहुत बार जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है एंड किसी दूसरे शॉप पे जाके दूसरे का प्रोडक्ट परचेज करता है। सो इस वजह से पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पैकेज क्या होता है, बेसिकली कंटेनर या रैपर लगाना प्रोडक्ट के लिए। इसका मेन जो है वो यही पर्पज़ होता है कि प्रोडक्ट को जो है वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, प्लस जो है
है एक अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इससे एडवर्टाइजमेंट भी ईजी हो जाती है, क्योंकि जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना अच्छा दिखाया जाएगा एंड उतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी, है ना। सो बेसिकली ये पैकेजिंग का काम होता है जो मार्केटिंग के अंदर की जाती है। उसके बाद हम आते हैं स्कोप के अंदर, जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है मार्केटिंग के अंदर, दैट इज़ प्राइसिंग एंड डिस्काउंट पॉलिसी। अब प्राइसिंग एंड डिस्काउंट पॉलिसीज़ में क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर ये भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्टिविटी होती है जो मार्केटिंग के अंदर जो है वो की जाती है, क्योंकि प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा जो कस्टमर होता है ना वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, राइट। सो उनको ये होता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हाई प्राइस रख देंगे तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लो प्राइस रख देंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तो मैन्युफैक्चरर को उसका प्रॉफिट बिल्कुल डाउन चला जाएगा। सो बेसिकली प्राइसेस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं रखने, एंड प्राइसेस सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के रखने चाहिए, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है ना। उसके बाद कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, अब कॉम्पिटिटर ने रखा हुआ 100 रुपया, हमने रख दिया 150, तो कौन आएगा हमारे पास, सभी उसके पास तो चले जाएंगे, है ना। सो बेसिकली इस टाइप से प्रोडक्ट का प्राइसेस रखो कि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट भी हो, एट द सेम टाइम आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सो कई सारे इसमें फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं। उसके अलावा प्राइसिंग की तो मैंने वैसे सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड आपको कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने फैक्टर्स भी बताए हैं, प्लस फैक्टर्स उसके अलावा जो है जो पॉलिसीज़ होती है ना, प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती है, वो भी मैंने सारी की सारी पॉलिसीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। सो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है दैट इज़ फाइनेंसिंग। जो मार्केटिंग है उसके अंदर अनदर एक्टिविटी है दैट इज़ फाइनेंसिंग। फाइनेंस तो आप सबको पता ही होगा, मतलब ब्लड होता है कंपनी का, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट तो मस्ट है, कुछ भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो बेसिकली जो होता है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है, किसके सोर्सेज से हमें पैसा आएगा, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना फंड चाहिए। सो बेसिकली इसमें फंड से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर देखे जाते हैं फाइनेंसिंग के अंदर। एंड मार्केटिंग के अंदर बेसिकली देखे जाते हैं कि मार्केटिंग के अंदर हमें कितना फंड चाहिए। ये नहीं कि अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो तो मेनली अपना ही देखेगा, है ना। सो बेसिकली जो होता है इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना अपना देखता है कि उसको कितना फंड चाहिए, कहाँ कहाँ से आएगा एंड ऑल। सो ये चीज़ इसमें की जाती है। उसके अलावा जो है जो लास्ट दो और रह गए दैट इज़ प्रमोशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। इसमें क्या होता है, जो मार्केटिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीनिंग ही प्रमोशन होता है। मार्केटिंग का बेसिक अगर हम ओवरऑल मतलब बात करें ना तो मार्केटिंग का तो हम सेकंड मीनिंग या सेकंड वर्ड एज अ यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन, है ना। सो बेसिकली कस्टमर तो को प्रोडक्ट पहुंचाना, सही प्लेस पे पहुंचाना, सही राइट टाइम पे पहुंचाना इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट। एंड इसमें क्या होता है कि कस्टमर को प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट की, हाँ भी ये हमारा प्रोडक्ट है, एडवर्टाइज किया जाता है। सो बेसिकली कौन सा मीन्स हमने सिलेक्ट करना है, हमने एडवर्टाइजिंग सिलेक्ट करना है, हमने सेल्स प्रमोशन सिलेक्ट करना है, हमने पब्लिसिटी सिलेक्ट करनी है। कई सारे मीन्स होते हैं, ठीक है, कई सारे मीन्स होते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली हमें कौन सा सिलेक्ट करना है वो चीज़ हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं प्रमोशन के अंदर, ठीक है। कितनी करनी है, किस टाइम पर करनी है, एटसेट्रा, ये सब डिसीजन प्रमोशन के अंदर लिए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट दैट इज़ आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आफ्टर सेल्स सर्विसेज इंपॉर्टेंट इसलिए होती है मार्केटिंग के अंदर क्योंकि कस्टमर्स जो है ना वो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग मतलब हमने प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, दैट सेट हमारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता। वो दोबारा भी तो उन्हें लाना है हमारे पास, है ना, दोबारा भी तो सेम कस्टमर को हमारी दुकान पे लाना है। सो वो किससे होगा, वो आफ्टर सेल सर्विस से होगा। अगर आप अच्छा उनसे बार बार टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक ले रहे हो, उनको अच्छी गारंटी वारंटी दे रहे हो, उसके अलावा उनका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो उनको आप फ्री में रिपेयर करके दे रहे हो, मतलब ऐसी सर्विसेज अगर आप अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लाइक होम डिलीवरी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इससे क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में एक अच्छी रेपुटेशन बनती है। अब बोलते हैं ना मतलब जो बिल्कुल एंड वाला होता है वो चीज़ें याद रहती हैं। सो बेसिकली आपने प्रोडक्ट तो सारा बेच दिया, सब कुछ अच्छा किया, एट द एंड अगर आपकी अच्छी सर्विसेज नहीं रही ना तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। वहीं पे जो कस्टमर है उसका मतलब वो पिछला सारा कराया आपका मतलब वो मिट्टी में चला जाएगा अगर आपने अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई तो। सो बेसिकली ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ताकि कस्टमर आपके पास दोबारा आए, ठीक है, रिपीट परचेज करे। सो ये था हमारा स्कोप
थोड़ा लंबा चला गया, बट कोई बात नहीं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए हैं आज मार्केटिंग के अच्छे से। उसके बाद हमने स्कोप पढ़ लिया कि स्कोप के अंदर बेसिकली सारी की सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, दैट्स इट। सो इन क्रक्स हम यही बोलेंगे। अब चलते हैं हम इसकी इम्पॉर्टेंस पे, मतलब हम मार्केटिंग करते क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत है। हमने इतनी सारी रामायण पढ़ी कि मार्केटिंग मतलब इतनी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, फलाना ढिमकाना, हमने सब पढ़ा, राइट। सो अब भी हम मार्केटिंग जो है वो इतना हमने क्यों पढ़ा, इसकी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे इसलिए हमने पढ़ा, राइट। सो इसके क्या बेनिफिट्स है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को हम अभी स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले इसमें 3 पार्टीज इसमें मैंने मेंशन की हुई है। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ मैन्युफैक्चरर्स और फर्म्स। मतलब मैं एज अ मैन्युफैक्चरर अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा, तभी मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, ऐसे तो नहीं कर रही हूँ। सो मेरे को क्या कुछ बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो मेरे को प्लानिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरे को ये पता होगा कि मैंने मार्केटिंग की है, मैंने रिसर्च की है सारी की सारी, मेरे को ये पता है अभी कस्टमर क्या चाहता है, तो ऑब्वियसली मैं डिसीजन ले पाऊंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, है ना। ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केटिंग में जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बेसिस पे हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, क्या डिज़ाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम ये सब चीज़ें हमें प्लानिंग में हेल्पफुल करती है मार्केटिंग। उसके बाद हम चलते हैं, दैट इज़ सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज़ करती है। अब सेल्स एंड प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ करेगी, अभी मार्केटिंग हम करते ही इसलिए है ना कि कस्टमर हमारे पास चल के आए, है ना, कि ताकि हाँ भी ये हमारा प्रोडक्ट है। हम एड्स इसीलिए देते हैं टीवी पे या कहीं भी जगह पे, हम प्रमोशन इसीलिए करते हैं, मार्केटिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो। कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट की जानकारी जाएगी, उसको अच्छा वो अट्रैक्ट होगा, तभी वो हमारे पास आएगा। ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो ऑटोमेटिकली सी बात है हमारी सेल्स तो इंक्रीज़ होगी ना। उसके अलावा सेल्स इंक्रीज़ हुई तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया, है ना। सो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो लेके चलते हैं, सो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पे, दैट इज़ हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। अब ये कैसे होता है कि अभी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर आप तो मैं डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, है ना। अगर मैं डायरेक्टली नहीं बेच रही हूँ या मेरे बीच में मतलब कुछ रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं, तो या फिर मतलब कोई भी पार्टी है बेसिकली, सो उन तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ये यूज़ कर रही हूँ, जो कि किसका पार्ट है, जो कि मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। जब हम मार्केटिंग में आगे जाके भी पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखे जाते हैं कई सारे रिटेलर्स, होलसेलर एंड ऑल। सो ये किस लिए रखे जाते हैं मार्केटिंग में, ताकि ये कम्युनिकेशन का मीडियम बन सके। उसके अलावा जो है जब हम मार्केटिंग में इन अदर वे अगर हम देखें तो हम मार्केटिंग में प्रमोशन करते हैं। अब प्रमोशन की हेल्प से क्या जाता है, मैं डायरेक्टली तो एक एक कस्टमर के पास नहीं ना जा सकते कि हाँ भी ये लो हमारा प्रोडक्ट आया, ये हमारा नया प्रोडक्ट आया, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। अब वो क्या करेंगे, मेरी जो मतलब जो मैंने एडवर्टाइजमेंट की है उसकी हेल्प से वो एडवर्टाइजमेंट हर एक कस्टमर तक जाएगी, एंड वो जो मार्केटिंग मैंने की है, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने की है, वो एक मीडियम बनेगी कम्युनिकेशन का बिटवीन कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर, है ना। सो बेसिकली मेरी जो बात है मैंने डायरेक्टली ना पहुंचा के मैंने मार्केटिंग की हेल्प से मेरी जो बात है वो मैंने कस्टमर तक पहुंचा दी। सो ये हेल्पफुल रहती है, ये बेनिफिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स या फर्म को होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लास्ट स्लाइड है आज की बेसिकली। सो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंस पे, जो कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस होती है, जो कस्टमर को बेनिफिट होते हैं। अब भाई मार्केटिंग करते हैं मैंने मार्केटिंग की है, सो मैंने क्या किया, मैंने कई सारे कस्टमर्स के बारे में जाना, उनकी नीड्स प्रेफरेंसेस के बारे में जाना, उनके अकॉर्डिंग मैंने जो वो चाहते हैं वैसा मैंने प्रोडक्ट भी बना दिया। अभी इससे क्या हुआ, कस्टमर जैसा चाहता था उनको तो घर बैठे बैठे वैसा प्रोडक्ट मिल गया, है ना। सो बेसिकली इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। अगर हम बना ही कस्टमर को जो चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है कस्टमर तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, है ना। सो बेसिकली इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या होता है, फैसिलिटेट चॉइस। फैसिलिटेट चॉइस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एड्स आती हैं टीवी पे, राइट। अभी एड्स आती हैं टीवी पे तो कई सारे प्रोडक्ट की आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि ना एक प्रोडक्ट है वो एक ही उसकी ऐड आती होगी, वही सेम प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में आता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है वो सिर्फ बस एक ही कंपनी बना रही है और वही प्रमोट कर रही है, मतलब मोनोपोली का केस अलग हो जाता है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं
जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना। सो बेसिकली आपको क्या है, घर बैठे बैठे आपको एड्स की हेल्प से, आपको प्रमोशन की हेल्प से आपको ये जानने को मिल जाता है कि सेम प्रोडक्ट के कितने ब्रांड्स हैं, क्या उनमें फ़र्क है, कौन सा उनमें से बेस्ट है। आपको एक चॉइस करने को मिल जाता है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी तो आप सबको पता ही होगा कि एक प्रोडक्ट के कितने सारे वैरायटीज़, कितने सारे ब्रांड्स, कितने सारे उसके अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो सब मिलते हैं। सो आपको क्या होता है, आपको चॉइस मिल जाती है ना। सो अब जो आपको बेस्ट पसंद होता है आप वही सिलेक्ट करते हो, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपको चॉइस मिल जाती है, प्लस आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। उसके अलावा जो है, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके बारे में आप इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हो। सो ऑटोमेटिकली इस बात आपको नॉलेज तो आपकी इंक्रीज होगी होगी, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसका ऐसा प्राइस है, इसका ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, फिर थर्ड के बारे में जानोगे। सो इन दिस वे क्या हो रहा है, आपकी जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट आता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इसका बेनिफिट पे, दैट इज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अभी जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो एडवर्टाइज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट वो इंश्योर करते हैं कि वो अच्छी ही क्वालिटी के होंगे, है ना। अभी कोई मैन्युफैक्चरर है वो इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है तो वैसे भी ऑटोमेटिकली सी बात है वो कस्टमर के लिए कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, प्लस अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो ये इंश्योर करेगा कि क्वालिटी भी इसकी बेस्ट ही होनी चाहिए, राइट। एंड प्लस आपके पास जब इतनी सारी चॉइसेस होती है तो आप भी खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी बेस्ट है एंड आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना है। सो बेसिकली जो है वो मार्केटिंग जो है वो एक गुड क्वालिटी को इंश्योर करता है। उसके अलावा जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन रहता है। अभी जो एड्स आती हैं, जिन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, आप सबने भी देखा होगा कि उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं प्राइसेस की, राइट। अगर कोई मार्केटर है, कोई मतलब मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है और वो दूसरे तीसरे दिन उसका प्राइस घटा दे, कभी बढ़ा दे, तो क्या उसका प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा ना। या फिर ये कह लो कि जो एक रेपुटेशन है उसकी वो डाउन होगी, इमेज जो है वो इसकी डाउन होगी। सो बेसिकली मार्केटर की यही कोशिश रहती है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो वो अपने जो प्राइसेस है वो उसको स्टेबल रखे, उसमें फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना करे। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस बेनिफिट, इसका जो मतलब बेनिफिट है सीधा सीधा वो कस्टमर को मिल जाता है कि उसको एक सही प्राइसेस, एक स्टेबल प्राइसेस पे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। अभी ऑब्वियसली सी बात है, अभी आपको इतने इतने प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, इतनी इतनी चॉइसेस मिल गई हैं, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए था आपको बिल्कुल वैसा मिल रहा है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अभी मार्केटर ने इतना मत्था मार के, इतनी प्लानिंग करके, इतना रिसर्च करके आपकी नीड्स जानी है, आपके टेस्ट जाने, आपके प्रेफरेंसेस जाने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो ऑटोमेटिकली आपको वैसा प्रोडक्ट मिल रहा है जैसा आप चाहते थे, राइट। सो अब इसका जो है, इससे क्या होगा, आपको वैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। सो इन दैट वे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको ये बेनिफिट मिल जाता है एक कस्टमर को, ठीक है। सो ये थे हमारे कस्टमर को जो बेनिफिट मिलते हैं। इससे पहले हमने पढ़े जो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग की, वो हम स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट है ये। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी को बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये होता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है। अभी एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड होगी, अभी मार्केटिंग है, मार्केटिंग ना, अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन करके रखती है मार्केटिंग का, आप सबको पता होगा, है ना। सो बेसिकली जो है वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग से ओपन करते हैं, उसमें मार्केटिंग करने के लिए वो पर्सन तो हायर करेगी, है ना, जो मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो सारी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे मार्केटिंग की। अभी वो पर्सनस को हायर कर रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ऑटोमेटिकली सी बात है एक रोजगारी बढ़ रही है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सो बेसिकली क्या है, मार्केटिंग जो है उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को नहीं होता, बट ओवरऑल सोसाइटी को भी होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है मार्केट के अंदर। उसके अलावा जो है, अभी मान लो मेरी जो है वो जॉब लग गई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, सो मेरे को सैलरी आ रही है, मेरे को मेरी इनकम मिल रही है, राइट। अभी वही इनकम, पहली बात तो मेरी इनकम होगी, है ना, पहली बात तो क्या हुआ, मेरी इनकम होगी जो कि नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। उसके अलावा जो है
मैं मेरी इनकम जो है वो खर्च करूँगी जब, तो वो दूसरे किसी और शॉपकीपर के लिए इनकम बन जाएगी, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, उसके लिए इनकम हो गई, सो उसकी भी इनकम आ गई, है ना। सो इन दिस वे क्या होता है, जो ओवरऑल इनकम है ना, ओवरऑल जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है मार्केटिंग की हेल्प से। उसके अलावा जो है मार्केटिंग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, वो पूरा पूरा खुद ही मार्केटिंग कंपनी खोल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोलते हैं, जो कम्प्लीटली, क्योंकि आजकल कोई भी प्रोडक्ट है वो बिना एडवर्टाइजमेंट के तो चलता ही नहीं है ना। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोडक्ट बना दिया, न्यू बना के बैठ गया अपनी दुकान पे। अभी कस्टमर्स को क्या पता कि ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में, उन तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना, प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई आज के टाइम में जो मार्केटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं चलेगा, है ना। सो दैट्स वाई ये बहुत लोगों को भी पता है, सबको ही पता है कि ऐसा होता है। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पूरा का पूरा खुद ही अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोल लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे लोगों के प्रोडक्ट्स की। मतलब जो वो कंपनीज़ हैं, कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है, उनकी एडवर्टाइजमेंट का ही काम करेंगे। सो इन दिस वे क्या होता है, उनको इनकम मिलती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है। सो इन दिस वे ये करता है, अभी इनकम बढ़ रही है, लोगों के खर्चे भी बढ़ गए। लोग पहले जो है वो उनके पास इनकम कम होती थी तो वो थोड़ा मीडियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स परचेज करते थे। अभी इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या अपनी चॉइस के प्रोडक्ट परचेज करेंगे। सो इन दिस वे क्या है, जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगा, राइट। उसके अलावा जो है लास्ट में क्या बोल रहा है कि अभी इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, नेशनल इनकम भी आ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो रहा है, तो इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है ना। अभी जो इनकम आ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इनकम में से टैक्स तो पे किया ही जाता है गवर्नमेंट को, राइट। आप सभी टैक्स पे करते होगे। अभी जब टैक्स पे करेंगे, या अभी आप स्टूडेंट हो, मतलब जब कल को आप अपना कुछ खोलते हो कंपनी वगैरह, तो आप टैक्स पे करोगे, राइट। सो अभी जो टैक्स आप पे कर रहे हो तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, खर्चा करती है। सो इन दिस वे क्या हो रहा है कि हम शुरू तो हमने किया था मार्केटिंग से, अभी हम पहुंच कहाँ पे गए, कितनी आगे पहुंच गए, है ना। सो बेसिकली मार्केटिंग जो है वो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सोसाइटी को भी बेनिफिट करती है। मतलब ये एक इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं करेगी कि मैन्युफैक्चरर को या कंज्यूमर को, बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी बेनिफिट करती है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। एक सेकेंड, जो मार्केटिंग है इसका मीनिंग मैंने आपको लास्ट में क्लियर कर ही दिया था। उसके अलावा इसके हमने सारे इसके फीचर्स देख लिए हैं। उसके अलावा जो जो इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ इसका स्कोप, वो सारा हमने स्टडी कर लिया है। उसके अलावा जो है इसकी इम्पॉर्टेंस भी हमने, जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो इसकी इम्पॉर्टेंस है अलग अलग पार्टीज़ को, मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को या सोसाइटी को, वो भी हमने स्टडी कर ली है। सो जिसको भी ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आए हो, हर एक पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी कुछ भी क्वेरी होती है तो। उसके अलावा जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।